कहाँ पहुंचे थे हम लास्ट? मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे हम, वही पढ़ रहे थे ना, ठीक है। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में क्या बोला जाता है कि इट्स बेस्ड ऑन द पीरियोडिक लॉ। कौन सा लॉ है वो? मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल किस लॉ पे बेस्ड है? किस पैटर्न के बेसिस पे प्रॉपर्टीज रिपीट हो जाती है, वही पूछ रहा हूँ। मेंडलीव से पहले जो लोदरमेयर थे उन्होंने एक लॉ दिया था, उसी लॉ के बेसिस पे मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था। क्या है वो लॉ? कौन सा इंटरवल? मूवी का इंटरवल? 8th एलिमेंट? हम लॉ ऑफ ऑक्टेव्स नहीं पढ़ रहे हैं, बोलो। यू गॉट द आंसर? पता है? नहीं। तो मेंडलीव ने क्या बोला? असल में लोदरमेयर ने बोला। लोदरमेयर ने बोला कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज पीरियोडिकली रिपीट करते हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। आर वी क्लियर? उसने बोला कि जब आप एटॉमिक मासेस के बेसिस पे एलिमेंट्स को कहीं पे रखोगे किसी टेबल में, आफ्टर सर्टेन इंटरवल्स, मतलब जो आप एलिमेंट यहाँ पे रख रहे हो इसकी प्रॉपर्टी किसके साथ मैच होगी? फर्स्ट एलिमेंट के साथ। आर वी क्लियर? तो द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। ये है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का लॉ। आर वी क्लियर? ये हमने लोदरमेयर से एक्सट्रैक्ट किया था। यहां तक क्लियर हुआ? फिर मेंडलीव ने ऑलमोस्ट 63 एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था उसके पीरियोडिक टेबल में, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी तब तक। क्लियर? पीरियोडिक टेबल के जो रोज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पीरियड्स। और जो कॉलम्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? ग्रुप्स। और मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 6 रोज थे या 6 पीरियड्स थे और 8 कॉलम्स थे। आर वी क्लियर? 8 कॉलम्स। आर वी क्लियर? ठीक है। उसमें क्या था कि जो फर्स्ट 1 to 7 इन्होंने दो में डिवाइड किया था, 1A और 1B, ठीक है ना। इसी तरह 2A और 2B, ऐसे 1 2 अप टू ये कहाँ तक चल रहा था? 8 तक। क्लियर है ना? और 1 to 7 जो है आपका वो A और B में डिवाइड किया है इन्होंने। क्लियर? इसमें एक रो A का था, एक रो B का था, एक रो A का था और एक रो B का था, ऐसे ही। आर वी क्लियर? टोटल में 8 ग्रुप्स हैं। 8 में से जो 7 ग्रुप्स हैं 1 to 7 दे वर क्लासिफाइड इनटू A एंड B। A में नॉर्मल एलिमेंट्स थे और B में ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आर वी क्लियर? 8th ग्रुप में क्या रखा उन्होंने कुछ और एलिमेंट्स रखे। टोटल में 9 एलिमेंट्स थे इसमें 8th में। क्लियर है ना? इसमें नॉर्मली उन्होंने डायरेक्टली एलिमेंट्स पुट किए और वो ट्रांजिशन थे 9 एलिमेंट्स। आर वी क्लियर नाउ? पॉइंट क्लियर हुआ? 6 पीरियड्स हैं और 8 ग्रुप्स हैं। 8 में से फर्स्ट और 7 जो है उनको A और B में इन्होंने डिवाइड किया। क्लियर है ना? जैसे फर्स्ट कॉलम उसमें A और B, सेकंड कॉलम उसमें भी A और B, थर्ड कॉलम उसमें A और B, अप टू 7th। बट जो 8th है, 8th में तीन एलिमेंट्स इन्होंने रखे, जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट, रुथेनियम, रोहेडियम और पैलेडियम। ठीक है। इसी तरह जो तीसरा जो रो है वो इसी का है, लेकिन इनका आइसोटोप। आप लोग ये प्लीज नोट से देख लेना। आई गेस मैंने उस पर अपडेट किया है ये। आयरन, कोबाल्ट, निकल, रोथेनियम, रोहेडियम और पैलेडियम। क्लियर है ना? इज दिस क्लियर? दिस जनरल स्ट्रक्चर फाइन। ये है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, किसके? मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के कैरेक्टरिस्टिक्स। आर वी क्लियर? ये है नॉर्मल एलिमेंट्स और दे आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डन विद दिस? फाइन। उसके बाद है एडवांटेज ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। एडवांटेज ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। क्लियर? फर्स्ट है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर? इन्होंने मतलब ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, इनको ऐसे रोज और कॉलम्स में डिवाइड किया एलिमेंट्स को। क्लियर? फाइन। रोज और कॉलम्स में इन्होंने पहली बार क्लासिफाई किया था एलिमेंट्स को। जहां पे आप एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी स्टडी करते थे तो आपको पूरे कॉलम का प्रॉपर्टी पता चल जाता था। क्लियर है ना? तो इसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक स्टडी। अब इसके बाद आपको सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ने की जरूरत नहीं होती थी। आप एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी पढ़ते थे, आपको पूरे कॉलम का प्रॉपर्टी पता चल जाता था। क्लियर है ना? मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज आपको प्रेडिक्ट हो जाती थी। दैट्स व्हाट वी कॉल
he arranged elements in such a systematic manner that knowing the property of one element you can predict the properties of other elements in the column या group. Are we clear? First is this. Second, correction of atomic masses. Correction of atomic masses. क्लियर? इन्होंने जब क्लासिफाई किया एलिमेंट्स को, इन्होंने कुछ एलिमेंट्स के मासेस को करेक्ट किया. जैसे बेरिलियम का लिखते थे तब तक 13 एटॉमिक मास, लेकिन इसने बोला इसका मास 13 नहीं है, इसका मास क्या होना चाहिए 9. लेकिन फिर बाद में जब देखा गया इसका मास एक्चुअल में 9 था. ऐसा क्यों हो रहा था? जब वो एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर रहा था, मान लो बेरिलियम आना चाहिए बोरॉन के बाद रखते थे बेरिलियम को. आर वी क्लियर? देखो, जब आप इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के रेस्पेक्ट में रखोगे ना इसको, तो यहाँ पे ऐसे रखा था उन्होंने बोरॉन के बाद रखते थे वो बेरिलियम को. क्लियर है ना स्टार्टिंग में? लेकिन इसने बोला कि यहाँ पे बेरिलियम नहीं आएगा, यहाँ पे कोई और एलिमेंट आएगा, कार्बन आएगा या नाइट्रोजन आएगा. बेरिलियम इस बोरॉन से पहले आना चाहिए, क्योंकि बेरिलियम बोरॉन से पहले क्या था, वहां पे जगह खाली रहती थी. क्लियर? तो इसने अंदाजा लगाया कि बेरिलियम यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन तब तक इसका एटॉमिक मास क्या बोला जाता था 13, तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं आ रहा था. लेकिन बाद में जब देखा गया ना इसका मास, वो सच में बोरॉन से कम था. और कितना था वो 9. क्लियर? तो जो इसका एटॉमिक मास 13 बोला जाता था वो इनकरेक्ट है, और इसने क्या किया, उसको करेक्ट किया और 9 पे रखा इसका मास. पॉइंट क्लियर हुआ? आर वी क्लियर? इसने इनकरेक्ट मासेस को करेक्ट किया. जैसे बेरिलियम का 13.9 बोला जाता था, लेकिन इसने बोला कि बेरिलियम का मास कितना है 9 ओनली. आर वी क्लियर विद दिस सेकंड पॉइंट? फर्स्ट इज सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स. क्यों सिस्टमैटिक स्टडी? क्योंकि इन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया इन रोज एंड कॉलम्स. सेकंड, इन्होंने एटॉमिक मासेस को करेक्ट किया. जिन एटम्स का एटॉमिक मास गलत लिखा था, इन्होंने काफी एलिमेंट्स का करेक्ट किया मास की इनका मास ये नहीं है. तीसरा, थर्ड वन इज कि इन्होंने प्रेडिक्ट किए कुछ एलिमेंट्स. क्लियर है ना? प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स. इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ जगह खाली छोड़ी. क्लियर? इन्होंने पीरियोडिक टेबल में क्या किया, जगह खाली छोड़ी. फिर बोला कि दीज एलिमेंट्स विल बी डिस्कवर्ड लेटर ऑन. उससे क्या होता है, उससे आपका स्टडी ओपन रहता है. अगर इसे पूरा पीरियोडिक टेबल बंद किया होता तब जाके साइंटिस्ट में भी क्विकली डिस्कवर नहीं करते एलिमेंट्स को. क्लियर? जैसे इन्होंने सिलिकॉन के नीचे एक एलिमेंट रखा, ये बॉक्स खाली रखा, उसका नाम रखा इन्होंने इक्का सिलिकॉन. सिलिकॉन के नीचे इन्होंने जगह खाली रखी, बोला कि यहाँ पे सिलिकॉन का कोई और बाई होगा जो यहाँ पे डिस्कवर होगा लेटर ऑन. फिर बाद में सच में देखा गया वो जर्मेनियम था. क्लियर? इक्का सिलिकॉन मतलब इसने यहाँ पे किसी एलिमेंट को नहीं रखा, जगह खाली रखी और बोला कि इसका नाम क्या रखोगे आप फिलहाल, इक्का सिलिकॉन मतलब द एलिमेंट हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू सिलिकॉन. आर वी क्लियर? फिर लेटर ऑन देखा गया कि वो जर्मेनियम था. इसी तरह बहुत सारे एलिमेंट्स उन्होंने ऐसे ही खाली छोड़े, बॉक्सेस खाली छोड़े और उनको नाम दिया उनके ऊपर वाले जो एलिमेंट्स थे. फिर बाद में वो डिस्कवर भी हुए और इन्होंने वहां पे प्लेस किया इसको. आर वी क्लियर? दीज वर द बिग 3 अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. फर्स्ट, सिस्टमैटिक स्टडी, एंड सेकंड, correction of atomic masses, and third one is prediction of new elements. Are we clear? Done with this? समझ आई? ठीक है. नेक्स्ट है डिसएडवांटेज. कोई बताएगा डिसएडवांटेज इसके? नोट से नहीं, देख के ऐसे ही खुद से, विदाउट चेकिंग द नोट्स, प्लीज टेल मी द डिसएडवांटेज. हिट एंड ट्रायल नहीं, हिट एंड ट्रायल नहीं था ये मासेस के बेसिस पे क्लासिफाई करता था इनको. हाँ, देयर वर सम इंस्टेंसेस, यू आर राइट, देयर वर सम इंस्टेंसेस जहाँ पे ये डायरेक्टली प्लेस कर रहा था एलिमेंट्स को विदाउट फॉलोइंग द लॉ. क्लियर? देखो, फर्स्ट जो डिसएडवांटेज है इसका वो है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन. क्लियर है ना? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन. इन्होंने क्या किया, इन्होंने हाइड्रोजन को फर्स्ट कॉलम में रखा. क्लियर है ना? बट उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट कॉलम के साथ साथ कॉलम नंबर 7 के साथ भी मैच होती थी. क्लियर है ना? इन्होंने कहां पे रखा उसको, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट ए में. क्लियर? बट इसकी प्रॉपर्टीज किसके साथ मैच हो रही थी, और 7A के साथ. आर वी क्लियर? समझ आ रही है बात? फर्स्ट ए में उन्होंने रखा, बट इसकी प्रॉपर्टीज किसके साथ और मैच हो रही थी, 7A के साथ भी. आर वी क्लियर? तो हाइड्रोजन की पोजीशन ये प्रॉपरली नहीं बता पाया कि ये फर्स्ट ए के साथ बिलोंग करेगा या 7A के साथ बिलोंग करेगा. क्लियर हुआ फर्स्ट पॉइंट डिसएडवांटेजेस का? द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन कैन नॉट बी करेक्टली
identified in the periodic table. Why? Because the properties of hydrogen match with the column first A and column 7th A, but इन्होंने ऐसे hit and trial use किया और बोला कि 1A में रखते हैं इसको. Correct? Second is position of isotopes. This one is very important. Understand this. Position of isotopes. देखो, have a look here. इसका periodic table किस basis पे काम करता था? एटॉमिक मासेस के बेसिस पे. वेरी गुड. सपोज कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं. हैव अ लुक. कार्बन को उन्होंने बोरॉन के बाद बोरॉन कार्बन यहाँ पे प्लेस किया और इसने बोला कि इसका मास कुछ 11 है और इसका है 12. क्लियर ना? सॉरी, गलत जगह पे लिख रहा हूँ. 11 और इसका है 12 अराउंड. यही लिखा है इसने. प्लीज हैव अ लुक. कार्बन का एक और आइसोटोप है 13. कार्बन का एक और आइसोटोप है 14. ये दो इन्होंने क्यों नहीं लिखे? अगर ये ऐसे बोल रहा था कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में जब आप एलिमेंट्स को प्लेस करते हो तब जाके इनकी प्रॉपर्टीज रिपीट हो जाती है. क्लियर? आफ्टर सर्टेन इंटरवल्स. बट इसने क्या किया? इसने कार्बन का ये वाला आइसोटोप रखा, ये दो आइसोटोप्स नहीं रखे. आर वी क्लियर? समझ आई बात? ये क्यों नहीं रखे? अगर इसका लॉ जो बता रहे हैं वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे बोल रहे थे, तो इन्होंने ये क्यों नहीं रखे? तो ये इसका क्या बन गया? डिसएडवांटेज. आर वी क्लियर? ये आइसोटोप्स को प्लेस नहीं कर पाए इन द मेन पीरियोडिक टेबल. आर वी क्लियर? ये इसका ड्रॉबैक है. अनदर पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स. आइसोटोप्स couldn't be accompanied, couldn't be या accommodated, couldn't be accommodated in periodic table. बात समझ आ रही है? इन्होंने आइसोटोप्स के केस में क्या किया? हमेशा एक ही एलिमेंट रखा, बाकी आइसोटोप्स नहीं रखे. फाइन. नेक्स्ट वन, anomalous pair. Anomalous pair of elements. आर्गॉन और पोटेशियम. आर्गॉन का 39.9, इसका 39.1. जो आपने अभी बोला ना हिट एंड ट्रायल, आर्गॉन ये प्लेस नहीं कर पाया. आप लोगों के पास पीरियोडिक टेबल तो है नहीं, मैंने लेकिन नोट सेंड किए हैं, उस पर है आई गेस मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. आर्गॉन का मास कितना है? इट्स 39.9. लेट मी चेक इफ इट्स प्लेस्ड समवेयर. ठीक है, दिस वन इज नॉट प्लेस्ड समवेयर. क्लियर? 39.9 क्या है? पोटेशियम से पहले आना चाहिए, बट ही कुडंट प्लेस दिस आर्गॉन एनीवेयर. क्लियर है ना? मतलब पोटेशियम के बाद आना चाहिए था आर्गॉन, बट वहां पे क्या हो रहा है? आपके मेन पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में इसकी कोई जगह नहीं है. आर वी क्लियर? इसके अलावा और भी है एनॉमलस पेयर्स जिनको ये प्लेस नहीं कर पाया प्रॉपरली. आर वी क्लियर? बात समझ आ रही है? ठीक है. फिर लेटर ऑन इन्होंने क्या किया? आर्गॉन के लिए जगह निकाली, लेकिन पोटेशियम से पहले. आर वी क्लियर? फर्स्ट पहले उन्होंने क्या किया? ये आर्गॉन को प्लेस नहीं कर पाया. आर्गॉन को कहां पे इसको प्लेस करना था? पोटेशियम के बाद. लेकिन लेटर ऑन जब इसने जगह निकाली आर्गॉन के लिए, लेकिन वो कहां पे थी? पोटेशियम से पहले. वो कहां पे होना चाहिए था? पोटेशियम के बाद. क्योंकि इसका पीरियोडिक टेबल किस बेसिस पे काम करता है? इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे. तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था? पहले पोटेशियम आना चाहिए था और उसके बाद आर्गॉन आना चाहिए, क्योंकि पोटेशियम का मास है 39.1, आर्गॉन का मास है 39.9. बट इन्होंने क्या किया? अपने पीरियोडिक टेबल में आर्गॉन को पहले रखा और उसके बाद पोटेशियम को रखा. इज दैट क्लियर? ठीक है. इसी तरह और भी है कोबाल्ट निकल, जैसे मैंने अभी लिखा ना आयरन कोबाल्ट निकल. किस में बोला था मैंने? ग्रुप नंबर 8 में. आयरन, कोबाल्ट और निकल. यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? कोबाल्ट और निकल, कोबाल्ट का मास ज्यादा है, निकल का मास कम है. पहले कौन आना चाहिए था? निकल. उसके बाद कौन आना चाहिए था? कोबाल्ट. लेकिन इसने क्या किया? अपने ही लॉ का ये उल्लंघन किया, लाइक उसको वायलेट किया. पहले निकल आया, ये निकल रखना था, लेकिन इसने कोबाल्ट रखा. आर वी क्लियर? कोबाल्ट का मास इज अराउंड 30. प्रॉपर्टी मैच नहीं हो रही थी ना, कोबाल्ट की प्रॉपर्टी मैच हो रही थी रोहिनियम के साथ. क्लियर? समझ आ रही है बात? प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रही थी. लाइक आयरन की जो प्रॉपर्टी है ग्रेजुअल इंक्रीज होके कोबाल्ट में आती है और उसके बाद इंक्रीज होके निकल में आती है. क्लियर ना? तो ये ऐसे प्रॉपर्टीज के साथ मैच कर रहा है. तो यहाँ पे उन्होंने अपने लॉ को वायलेट करके कोई और लॉ, कोई और हिट एंड ट्रायल मेथड लगाया. क्लियर है ना? हर जगह पे अपने लॉ को इसने फॉलो नहीं किया. नेक्स्ट वन इज लाइक एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स. जैसे हमारे पास है प्लैटिनम और गोल्ड.
पीरियोडिक टेबल है आप लोगों के पास? नहीं, ठीक है। फोर्थ डिसएडवांटेज जो है वो ये है, फोर्थ वन, लाइक एलिमेंट्स जो है इनको दूर दूर रखा गया। लाइक एलिमेंट्स were placed in different groups. Are we clear? जैसे गोल्ड और प्लैटिनम, गोल्ड और प्लैटिनम की इतनी कॉमन प्रॉपर्टीज है, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर, हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने गोल्ड और प्लैटिनम को अलग अलग ग्रुप्स में रखा। अगर आप आज का पीरियोडिक टेबल देखोगे, दे आर इन द सेम ग्रुप। क्लियर है ना? फाइन, आप लोग को पीरियोडिक टेबल याद होगा नहीं, बट दे आर इन द सेम ग्रुप। आर वी क्लियर ना? ये समझ आया? ठीक है। इसी तरह अनलाइक एलिमेंट्स एक साथ रखे गए। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है? फिफ्थ, नेक्स्ट डिसएडवांटेज ये है, अनलाइक एलिमेंट्स वेर प्लेस्ड टुगेदर। अनलाइक एलिमेंट्स वेर प्लेस्ड टुगेदर। अनलाइक एलिमेंट्स मतलब जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं है, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को रखा गया कॉपर, सिल्वर और गोल्ड के साथ। आर वी क्लियर? समझ आई बात? इनकी एंटायर प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। ये है सॉफ्ट मेटल्स, एल्कली मेटल्स, ये बहुत ज्यादा हार्ड मेटल्स हैं। क्लियर? और इनमें से गोल्ड और सिल्वर थोड़ा इनर्ट है, दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। पॉइंट क्लियर हुआ? दीज वायर लाइक एलिमेंट्स बट दे वायर प्लेस्ड डिफरेंटली। दीज 6 मतलब इनमें से ये 3 लाइक है और ये 3 लाइक है। क्लियर है ना? बट इन्होंने क्या किया, लिथियम, कॉपर, सोडियम, सिल्वर और पोटेशियम गोल्ड को एक साथ रखा। पीरियोडिक टेबल में चेक कर सकते हो आप चेक करो, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के रो में ही फर्स्ट बी में कॉपर, सिल्वर और गोल्ड है, दिख रहा है 1B में, है ना? चेक करो, ये है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। इसी ये रो में, इसी कॉलम में इन्होंने क्या किया है, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को रखा है। अदरवाइज इनकी सबकी प्रॉपर्टीज, लाइक इनकी प्रॉपर्टीज और इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल भी मैच नहीं करती है। क्लियर हुआ? ठीक है। तो ये अनलाइक एलिमेंट्स थे और इनको प्लेस किया गया टुगेदर, जो कि नहीं होना चाहिए था। आर वी क्लियर? उस टाइम पे ये सब चीजें एप्लीकेबल थी कुछ टाइम के लिए, क्योंकि इतनी प्रॉपर्टीज डिस्कवर नहीं हुई थी एलिमेंट्स की। आर वी क्लियर? ठीक है। ऑल दीज आर डिसएडवांटेज। नेक्स्ट, इन्होंने क्या किया, अपने ही पीरियोडिक टेबल में लेंथेनियम, लेंथेनाइट्स और एक्टिनोइड्स को प्लेस किया। क्लियर है ना? लेकिन लेंथेनाइट्स और एक्टिनोइड्स की प्रॉपर्टीज एंटायरली डिफरेंट है कि जिन कॉलम्स में आपने उनको रखा है। क्लियर है ना? नो सेपरेट क्लास फॉर लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनोइड्स, नो सेपरेट क्लास फॉर या ग्रुप फॉर लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। क्लियर है? लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स पता है कहाँ पे होते हैं पीरियोडिक टेबल में, आजकल के पीरियोडिक टेबल में? हाँ, वो जो नीचे अलग से ये ग्रुप होता है ना, 2 रोज, ठीक है ना, 28 एलिमेंट्स है वो, उनको हम बोलते हैं लेंथेनॉइड्स, ऊपर वाले रो को, और दूसरे वाले को बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ही साथ रखा, इसी पीरियोडिक टेबल में रखा उसको। क्लियर? जो कि नहीं होना चाहिए था, जिसकी वजह से फिर प्रॉपर्टीज का वो डिसिमिलैरिटी आ जाता है। आर वी क्लियर ना? यहां तक क्लियर हुआ सबको? ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, उसके बाद इस लॉ को जब इनवैलिडेट किया गया कि ये इसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं है, काफी टाइम तक ये चला ये वाला। उसके बाद आया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो दिया था मोज़ले ने। ये चीज़ें याद रखो, ये सब की लॉज किसने दिए हैं और यूज़ किसने किया। जैसे लोदरमेयर ने जो लॉ दिया वो यूज़ किसने किया, मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में। इसी तरह मोज़ले ने जो ये लॉ दिया वो बाद में बोहर ब्यूरी ने अपने जो आजकल के प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल है उसमें यूज़ किया। क्लियर है ना? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसका दूसरा नाम है मेंडलीव्स मॉडिफाइड, मेंडलीव्स मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल। आर वी क्लियर? ठीक है। ये किसने दिया था? मोस्ले ने। मोस्ले ने क्या किया, इन्होंने अपने एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स को क्या किया, उन पे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम फॉल करवाई। क्लियर है ना? मेटल्स पे या एलिमेंट्स पे क्या करवाया उन्होंने, हाई बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स क्या किया, हिट किया। और वहां पे क्या हुआ, जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स हिट करते हो मेटल्स के ऊपर, तो वहां पे क्या रिलीज होते हैं, वहां पे एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एक्सरेज।
आर वी क्लियर? इन्होंने क्या किया, मेटल्स को, एलिमेंट्स को बम्बार्ड किया बाय फास्ट मूविंग स्पीड ऑफ ये स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वहां से क्या रिलीज हो रही थी, एक्स रेज। फिर उन्होंने देखा कि जो फ्रीक्वेंसी है इस एक्स रे की, क्लियर, हर एक एलिमेंट के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर के। आर वी क्लियर? फिर से एक बार सुनो। इन्होंने क्या किया, मेटल्स के सरफेसेस के ऊपर फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड किया और वहां से क्या हुआ, एक्स रेज इमिट हो गई। क्लियर है ना, हर एक एलिमेंट के लिए। जैसे इसने लिथियम के लिए किया होगा, उसके बाद सोडियम के लिए किया होगा, पोटेशियम के लिए किया होगा, और यहाँ से भी एक्सरे रिलीज हुई होगी, यहाँ से भी एक्सरे रिलीज हुई होगी, और यहाँ से भी एक्सरे रिलीज हुई होगी। क्लियर? डन? फिर जब इन्होंने इसका रूट लिया ना, किसका, फ्रीक्वेंसी का, जो एक्सरे यहाँ से रिलीज हो रही है, और इसका फ्रीक्वेंसी चेक किया, इसका फ्रीक्वेंसी चेक किया, और उन्होंने देखा कि वो किस पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, उसके एटॉमिक नंबर पे। क्लियर? जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी। आर वी क्लियर? बात समझ आ रही है? तो इस बेसिस पे उन्होंने एक और लॉ दिया, बोला कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द पीरियोडिक आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। आर वी क्लियर? जेड क्या है? जेड न्यू इज फ्रीक्वेंसी, और z क्या है, एटॉमिक नंबर। क्लियर? इस बेसिस पे, इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उसने क्या बोला कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिकली रिपीट हो जाती है। क्यों? ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। आर वी क्लियर? इससे पहले मेंडली ने क्या बोला कि प्रॉपर्टीज रिपीट हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, बट मोस्टली ने क्या बोला कि ये जो पीरियड, ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है, ये पीरियोडिकली रिपीट हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। आर वी क्लियर? हाँ, एक हिसाब से मास से होता है। कैसे? जितना ज्यादा नंबर उतना ज्यादा मास। हमने अभी देखा ना कि किसी का एटॉमिक नंबर ज्यादा है लेकिन मास थोड़ा सा कम है। अभी चेक किया ना, जैसे कोबाल्ट, आयरन, कोबाल्ट, निकल। कोबाल्ट का मास ज्यादा है एज कम्पेयर टू निकल। क्लियर? आर वी क्लियर? फाइन। नेक्स्ट, ये एक्सरेज वगैरह ये आती कहां से है? इट कम्स फ्रॉम द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे थे ना, उतना ज्यादा एक्सरे का फ्रीक्वेंसी आता था। कार्बन में क्यों होगा हाईएस्ट? किसके कंपैरिजन में आप बोल रहे हो? सोडियम के कंपैरिजन में कहां से होगा? कार्बन में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन आउटर मोस्ट में इसमें बहुत सारी ये शेल्स का ये हो रहा था ट्रांजिशन। क्लियर? जितने ज्यादा ट्रांजिशंस उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो रही थी, और जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी, और वो आपको कैसे पता चलता था? उसके एटॉमिक नंबर पे, जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर उतना ज्यादा उस एक्सरे का फ्रीक्वेंसी आता था। आर वी क्लियर नाउ? समझ आई बात? तो इन्होंने अपना लॉ दिया जिसको आप बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, इसमें इन्होंने क्या बोला कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? आर द पीरियोडिक फंक्शंस, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द periodic functions of their atomic number. क्लियर? आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, अगर ये समझ नहीं आता है ना, आप ऐसे लिख सकते हो, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिकली रिपीटेड अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। क्लियर? तो नॉर्मल उर्दू में अगर आप बोलोगे तो ऐसे बोलोगे, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो एलिमेंट्स के रिपीट हो जाती है आफ्टर सर्टन इंटरवल्स, बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। क्लियर? आप एटॉमिक नंबर के बेसिस पे वो पीरियोडिकली रिपीट करवाते हो। आर वी क्लियर? साइन थीटा किस बेसिस पे रिपीट करता है अपना वैल्यू? साइन फंक्शन जो है वो किस बेसिस पे? वो एंगल के बेसिस पे रिपीट करता है। लाइक आप 180 तक जाओगे, उसके बाद फिर से वही स्टार्ट होगा। क्लियर? यहाँ पे थीटा के बेस पे रिपीट नहीं होता है, बट ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक नंबर के बेसिस पे रिपीट हो जाता है। और ये स्टैटिक नहीं है, ये हम देखेंगे बाद में कि कितने एलिमेंट्स के बाद रिपीट हो जाते हैं। जैसे फर्स्ट रो अगर आप देखोगे ना आजकल के पीरियोडिक टेबल में, उसमें 2 एलिमेंट्स के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट हो जाती है। सेकेंड रो अगर देखोगे 8 एलिमेंट्स के बाद रिपीट हो जाता है। थर्ड रो देखोगे वो भी 8 एलिमेंट्स के बाद रिपीट करती है अपनी प्रॉपर्टीज। फोर्थ रो देखोगे वो 18 एलिमेंट्स के बाद रिपीट करेगा अपनी प्रॉपर्टीज। विल सी दैट। आर वी क्लियर? डन विद दिस? ठीक है। फिर इस बेसिस पे मोस्टली ने अपना ये पीरियोडिक टेबल दिया जिसमें 9 रोज थे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्लियर? इसमें इन्होंने दिए थे 9 ग्रुप्स,
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एक है 9 ग्रुप्स, फाइन। और रोज कितने हैं इसमें? इसमें 8 रोज हैं, 1 to 8, ठीक है, प्लस 0 कॉलम। कितने ग्रुप्स हैं इसमें? 9 कॉलम्स, 9 है इसमें। और उनका नंबरिंग क्या है? 1 to 8 जो मेंडलीव ने दिया था, प्लस 0th कॉलम किसके लिए इन्होंने ऐड किया? नोबल गैसेस के लिए। ये याद रखना, इट्स डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल। क्लियर? कितने ग्रुप्स हैं इसमें? 9 ग्रुप्स को वही 1 to 8, और एक और एक्स्ट्रा कॉलम इन्होंने ऐड किया, 0th कॉलम। 0th कॉलम किसके लिए है? फॉर द नोबल गैसेस। नेक्स्ट, फाइन। उसके बाद जो नंबर ऑफ रोज है, 7 हॉरिजॉन्टल रोज, 7 हॉरिजॉन्टल रोज है इसमें। क्लियर? दैट्स इट फ्रॉम द modern periodic table. These are just the periodic tables that you have to see the photographs and then you need to remember the properties. कुछ बोलना है किसी को? हाँ जी, एनी डाउट्स टिल नाउ? इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें बस आपको याद रखनी है चीज़ें। क्लियर? देन देयर कम्स द न्यू पीरियोडिक टेबल, जो हमें आजकल के ज़माने में एप्लीकेबल है। उसको बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। टाइम क्या हुआ बाय द वे? हाँ, अभी है 10 मिनट। हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका देंगे, बाकी इसको कंप्लीट अभी नहीं कर सकते हम, काफ़ी लंबा है ये। यहाँ तक समझ आया? आई रिकॉल हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पहले मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पढ़ा। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल किस बेसिस पे ये काम करता है? एटॉमिक मासेस के बेसिस पे। क्लियर? लोथर मेयर ने जो अपना ये दिया था लॉ, उस बेसिस पे। क्लियर है ना? उसके बाद हमने मेंडलीव का कैरेक्टरिस्टिक, ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का कैरेक्टरिस्टिक देखा, जिसमें 6 रोज है और 8 कॉलम्स है। 8 कॉलम्स में से फर्स्ट टू 7 ए और बी में डिवाइड होता है, और जो 8 कॉलम है उसमें टोटल 9 एलिमेंट्स है। क्लियर है ना? फाइन। उसके बाद हमने मेरिट्स देखे इसके, सिस्टमैटिक स्टडी, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स और करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। डिसएडवांटेज में हमने क्या क्या देखा? उसमें हमने देखा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स कुडंट बी आइडेंटिफाइड प्रॉपर्ली। नेक्स्ट, एनॉमलस पेयर, जहां पे आपको एलिमेंट्स को इसने अपने ही लॉ को इनवैलिडेट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला कि जो कुछ एलिमेंट्स इन्होंने प्लेस ही नहीं किए इस पीरियोडिक टेबल में। लेंथेनाइट्स एक्टिनाइट्स को प्लेस नहीं कर पाया। लाइक एलिमेंट्स को इसने क्या किया? 2 डिफरेंट ग्रुप्स में रखा, और अनलाइक एलिमेंट्स को क्या किया? एक सेम ही कॉलम में रखा। क्लियर? तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज है। क्लियर? अब उसके बाद हमने पढ़ा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस बेसिस पे काम करता है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बेसिस पे। किसने दिया था? मोजले ने दिया था। और क्या बताता है वो लॉ? कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। क्लियर है ना? वो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस बेसिस पे बोला ये सब चीजें। डन। देन कम्स द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये किस बेसिस पे काम कर रहा है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बेसिस पे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अभी हमने पढ़ा ना, जो मोजले के लॉ के बेसिस पे है, बट इसमें लॉन्ग फॉर्म है। लॉन्ग फॉर्म मतलब इसमें इन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। ये इसका दूसरा नाम है प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसके मेन साइंटिस्ट थे बोहर ब्यूरी। लेट मी टेल यू द साइंटिस्ट के नाम। बोहर ब्यूरी, रैंग वर्नर। बोहर ब्यूरी, I'll give you a few minutes for the revision, don't worry. Rang and Werner. But only if you are ready for the test. If you are not ready for the test, then there is no compulsion. मेरा टाइम ज़ाया मत करो, बाकी आई डोंट हैव एनी इश्यूज। आप टेस्ट दो या ना दो, ठीक है? आर वी क्लियर टिल नाउ? किस बेसिस पे ये काम करता है? कौन सा लॉ ये यूज करता है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बताता है? कि प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड ऑन द बेस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। आर वी क्लियर? ठीक है, फाइन। उसके बाद जो इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं प्रेजेंट ये पीरियोडिक टेबल में? टोटल रोज है 8।
क्लियर? 8 रोज हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंचनियम। 1 2 3 5 6 7 है, क्लियर ना? 7 रोज को हम क्या बोलते हैं? पीरियड्स। तो 7 पीरियड है हमारे प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल में, क्लियर है ना? और कॉलम्स कितने हैं? 18। हाँ, 18 है टोटल। डू यू नो द पीरियोडिक टेबल? उसमें 7 रोज है, नहीं पता है? ठीक है, उसमें 7 रोज है, ठीक है ना, 7 पीरियड्स और 18 कॉलम्स हैं। आर वी क्लियर? 18 कॉलम्स। कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप्स। तो 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स। क्लियर टिल नाउ? फाइन। फर्स्ट जो आपका रो है, फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स। सेकेंड रो में कितने एलिमेंट्स हैं? 8 एलिमेंट्स। थर्ड रो में कितने हैं? उसमें भी 8 एलिमेंट्स हैं। फोर्थ रो में, ठीक है, 2 10 12 18, क्लियर? फोर्थ रो में कितने? 18 एलिमेंट्स। फिफ्थ रो में, भी 18 एलिमेंट्स। सिक्स्थ रो में, उसमें 32 और सेवेंथ रो में उसमें भी 32। क्लियर? आई विल टेल यू द डिफरेंस कि कहाँ से क्या हो रहा है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। आर वी क्लियर? ठीक है, स्टार्टिंग में क्या किया था इन्होंने? जो रो नंबर आपका कॉलम नंबर 1 है, क्लियर है ना? कॉलम्स का नाम, सपोज ये कॉलम नंबर 1 है, कौन सा? हाइड्रोजन, लिथियम, सोन। इसका नाम इन्होंने स्टार्टिंग में रखा था 1A। उसके बाद जो दूसरा है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसका नाम रखा था इन्होंने 1B। इसी तरह 2A, 2B, 3A, 3B, कहाँ तक चला? ये 8 तक। 8 के बाद वो फिर से वापस रिपीट करते थे इनको, क्लियर है ना? तो स्टार्टिंग में नेमिंग ये थी कॉलम्स की, लेकिन बाद में IUPAC ने इसको चेंज करके क्या बोला? 1 2 3 अप टू सिंपली 18। पहले रोमन न्यूमरल्स और उनका A और B वर्ड यूज करते थे वो लेकिन बाद में अब जो आजकल का चल रहा है उसमें सिंपली आप क्या करते हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 18। आर वी क्लियर नाउ? यहां तक समझ आया अच्छे से? ठीक है, विल वाइंड अप हियर। चलो बाकी कल पढ़ते हैं।